कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ियों में से एक जगह, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि कुछ मिनट चलने के बाद ही सांस फूलने लगती है, जहां तापमान -30 डिग्री तक गिर सकता है, जहां बर्फ, पत्थर और खतरनाक चट्टानों के बीच एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती है। और इसी जगह एक दिन अचानक भारतीय सेना को पता चलता है कि जिन पहाड़ियों को वे अपनी चौकी समझ रहे थे, उन पर दुश्मन पहले से बैठा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, दुश्मन वहां पहुंचा कैसे? क्या यह अचानक हुआ हमला था या महीनों पहले से बनाई गई एक गुप्त सैन्य योजना? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि आखिर 1999 का करगिल युद्ध कैसे शुरू हुआ, किसने इसकी योजना बनाई और कैसे ये आधुनिक इतिहास के सबसे कठिन पर्वतीय युद्धों में से एक बन गया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आपको इतिहास, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को आसान भाषा में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जान सकें। क्योंकि करगिल युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये राजनीति, रणनीति, कूटनीति और सैनिकों की असाधारण बहादुरी की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1998 से। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। 1947 में दोनों देशों के बनने के बाद से ही कश्मीर विवाद का विषय बना हुआ था। 1947 में पहला युद्ध हुआ, 1965 में दूसरा युद्ध और 1971 में तीसरा बड़ा युद्ध। इन सभी संघर्षों के बाद भी कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हुआ। लेकिन 1998 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे विश्व का ध्यान दक्षिण एशिया की ओर खींच लिया। मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें कहा गया पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। इन परीक्षणों के बाद भारत आधिकारिक रूप से एक परमाणु शक्ति बन गया। दुनिया भर में इस पर काफी प्रतिक्रिया हुई। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर दिए। अब स्थिति ये थी कि दक्षिण एशिया के 2 प्रतिद्वंद्वी देश, दोनों के पास परमाणु हथियार थे। दुनिया को डर था कि अगर कभी इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसी तनाव के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उम्मीद पैदा की। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐतिहासिक यात्रा पर पाकिस्तान गए। दिल्ली से लाहौर तक बस से यात्रा। इसे कहा गया लाहौर बस डिप्लोमेसी। यह यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं थी। इसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाना। लाहौर में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई। दोनों नेताओं ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे कहा गया लाहौर डिक्लेरेशन। इस समझौते का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब नेता शांति की बात कर रहे होते हैं, उसी समय कहीं और युद्ध की योजना बन रही होती है। और करगिल की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये शांति वार्ता चल रही थी, उसी समय पाकिस्तान की सेना के कुछ शीर्ष अधिकारी एक गुप्त सैन्य योजना पर काम कर रहे थे। इस योजना के प्रमुख माने जाते हैं परवेज मुशर्रफ। उस समय वे पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। कहा जाता है कि उन्होंने और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य था कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करना। कश्मीर में एक वास्तविक सैन्य सीमा है जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। यही वो रेखा है जो भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करती है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन है। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां। सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है, इतनी ज्यादा कि कई ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां रहना लगभग असंभव हो जाता है। पाकिस्तानी सैन्य रणनीतिकारों ने यही कमजोरी देखी। उनकी योजना थी कि जब सर्दियों में भारतीय सेना कुछ पोस्ट खाली करे, तब पाकिस्तानी सैनिक चुपचाप उन पहाड़ियों पर कब्जा कर ले। और जब गर्मियों में भारतीय सेना वापस आए तो उन्हें पता चले
कि दुश्मन पहले से ही ऊंचाई पर बैठा है। युद्ध में ऊंचाई बहुत बड़ा फायदा देती है। अगर कोई सेना पहाड़ की चोटी पर है तो वो नीचे मौजूद सेना पर आसानी से हमला कर सकती है। इसी रणनीतिक लाभ को पाने के लिए यह योजना बनाई गई थी। इस योजना को अक्सर ऑपरेशन बद्र कहा जाता है। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों ने पहाड़ियों में घुसपैठ शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने खुद को पाकिस्तानी सैनिक नहीं बताया। वे खुद को कश्मीरी उग्रवादी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। असल में वे पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे। 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में उन्होंने धीरे धीरे कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था कारगिल। इसके अलावा ड्रेस बतलीक और मुश्कोह वैली जैसे इलाके भी शामिल थे। इन पहाड़ियों पर बैठकर वे श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बना सकते थे। यह हाईवे भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रास्ते से लद्दाख तक सप्लाई पहुंचती है। लेकिन यह घुसपैठ लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकी। मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहा ताशी नामग्याल अपने जानवरों को चराने पहाड़ों पर गया। उसे दूर कुछ अजीब गतिविधि दिखाई दी। कुछ लोग पहाड़ियों पर तंबू लगा रहे थे और बंकर बना रहे थे। उसे शक हुआ कि यह सामान्य लोग नहीं है। उसने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। शुरुआत में सेना को लगा कि शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, लेकिन जब सेना की गश्ती टीम वहां पहुंची तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वहां भारी हथियारों से लैस सैनिक थे और उन्होंने मजबूत बंकर बना लिए थे। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं है, यह एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। भारतीय सेना ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि कई पहाड़ियों पर दुश्मन पहले से बैठा हुआ है। यही वो पल था जब भारत को एहसास हुआ कि स्थिति बहुत गंभीर है, और यहीं से शुरू हुआ करगिल युद्ध का असली अध्याय। कल्पना कीजिए, अब भारतीय सेना को यह समझ आ चुका था कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं है। यह एक पूरी तरह से संगठित सैन्य ऑपरेशन था, जिसमें दुश्मन पहले से ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ था। नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना, वो भी ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन कम हो, तापमान बेहद कम हो और हर तरफ चट्टानें हो। यह किसी भी सेना के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक माना जाता है। लेकिन अब भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिन पहाड़ियों पर कब्जा हो चुका था उन्हें वापस लेना ही था, और इसी के साथ भारतीय सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे कहा गया ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन का उद्देश्य साफ था, कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके बैठी सभी दुश्मन चौकियों को खत्म करना और हर पहाड़ी को फिर से अपने नियंत्रण में लेना। लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत आसान नहीं थी। पहली चुनौती थी असली स्थिति को समझना। शुरुआत में भारतीय सेना को लगा था कि शायद कुछ 100 घुसपैठिए होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इलाके का सर्वे किया गया तो पता चला कि स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। दुश्मन कई किलोमीटर अंदर तक आ चुका था और उन्होंने कई ऊंची चोटियों पर मजबूत बंकर बना लिए थे। इन बंकरों में भारी हथियार भी मौजूद थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे ऊंचाई पर थे। युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार अगर दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हो तो उसे हटाना कई गुना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर बैठा सैनिक नीचे मौजूद सैनिकों को साफ देख सकता है, जबकि नीचे से ऊपर चढ़ने वाले सैनिक पूरी तरह खुले निशाने पर होते हैं। कारगिल युद्ध में यही स्थिति थी। भारतीय सैनिकों को रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ता था। कई जगहों पर चढ़ाई लगभग सीधी थी, कुछ जगहों पर 70 डिग्री तक का एंगल था, और इसके ऊपर से दुश्मन मशीन गन और मोर्टार से हमला कर रहा था। लेकिन भारतीय सेना ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बनानी शुरू की। सबसे पहले इलाके को सेक्टर में बांटा गया। मुख्य क्षेत्र थे डरास, कारगिल, बतलिक और मुश्कोह वैली। इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग सैन्य यूनिट्स को जिम्मेदारी दी गई। इसी समय भारतीय वायुसेना को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना ने एक हवाई अभियान शुरू किया, जिसे कहा गया ऑपरेशन सफेद सागर। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना को इतनी ऊंचाई पर युद्ध अभियान चलाना पड़ा। लड़ाकू विमान दुश्मन की चौकियों पर हमला करने लगे, लेकिन यहां भी एक चुनौती थी। भारत सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि भारतीय वायुसेना को लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करना है। इसका मतलब यह था कि हवाई हमले सिर्फ भारतीय क्षेत्र के अंदर ही किए जा सकते थे।
इससे ऑपरेशन और भी मुश्किल हो गया। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण जगहों पर बढ़त बनानी शुरू की। सबसे पहले बड़ी लड़ाई हुई तोलोलिंग की पहाड़ी पर। यह पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहां से दुश्मन श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रख सकता था। अगर यह पहाड़ी दुश्मन के पास रहती तो भारत के लिए सप्लाई लाइन खतरे में पड़ सकती थी। इस पहाड़ी को वापस लेने के लिए कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली। भारतीय सैनिकों को रात में चढ़ाई करनी पड़ती थी। वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते थे। कई बार उन्हें दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आखिरकार भारतीय सेना ने इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध का पहला बड़ा मोड़ था। इसके बाद भारतीय सेना का मनोबल और बढ़ गया, लेकिन अभी सबसे कठिन लड़ाई बाकी थी। कारगिल क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक थी टाइगर हिल। यह पहाड़ी लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। दुश्मन ने यहां मजबूत बंकर बना रखे थे। टाइगर हिल को वापस लेना भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन यह मिशन बेहद कठिन था क्योंकि दुश्मन ऊपर था और भारतीय सैनिकों को खड़ी चट्टानों से चढ़ना था। फिर भी भारतीय सेना ने एक साहसी योजना बनाई। सैनिकों को अलग अलग दिशाओं से पहाड़ी पर चढ़ना था। कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली। अंततः जुलाई 1999 में भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। यह करगिल युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक क्षण बन गया। इसी दौरान कई भारतीय सैनिकों ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। इनमें से एक नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। वह थे कैप्टन विक्रम बत्रा। वे भारतीय सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में अधिकारी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में नेतृत्व किया। एक मिशन के बाद जब उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन कैसा रहा, तो उन्होंने रेडियो पर कहा, "यह दिल मांगे।" यह वाक्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। बाद में एक और मिशन के दौरान वे गंभीर लड़ाई में शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परम वीर चक्र दिया गया। लेकिन करगिल युद्ध सिर्फ पहाड़ियों की लड़ाई नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी मुद्दा बन गया था। दुनिया के कई देशों को चिंता थी कि 2 परमाणु शक्ति वाले देश युद्ध में हैं। अमेरिका ने भी स्थिति पर नजर रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वह अपने सैनिक वापस बुलाए। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। जुलाई 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका गए और वहां बातचीत हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिक पीछे हटाने की घोषणा की, लेकिन जमीन पर लड़ाई अभी भी जारी थी। भारतीय सेना एक एक करके पहाड़ियों को वापस ले रही थी और धीरे धीरे स्थिति भारत के पक्ष में आती जा रही थी। कारगिल युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अब तक स्थिति यह थी कि भारतीय सेना धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों को वापस अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर अभी भी दुश्मन मौजूद था और उन सभी को हटाना जरूरी था। यह युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों का नहीं था, यह युद्ध सहन शक्ति का भी था। भारतीय सैनिकों को कई बार पूरी रात चढ़ाई करनी पड़ती थी। कई जगहों पर वे रस्सियों के सहारे खड़ी चट्टानों पर चढ़ते थे। तापमान इतना कम होता था कि हथियार पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन इसके बावजूद सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इनमें सबसे बड़ी जीत थी टाइगर हिल की। जब इस पहाड़ी पर तिरंगा फहराया गया तो पूरे भारत में यह खबर तेजी से फैल गई। टीवी चैनलों और अखबारों में यही खबर थी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कारगिल में कितनी कठिन परिस्थितियों में युद्ध चल रहा था। लेकिन युद्ध का यह अंतिम चरण भी बहुत कठिन था, क्योंकि दुश्मन ने कई जगहों पर मजबूत बंकर बनाए हुए थे। इन बंकरों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना को भारी तोपखाने का इस्तेमाल करना पड़ा। भारतीय सेना की बोफोर्स तोपों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तोपों से दुश्मन की चौकियों पर लगातार गोलाबारी की गई। धीरे धीरे दुश्मन की सप्लाई लाइन कमजोर होने लगी और जैसे जैसे भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दुनिया के कई देश चिंतित थे, क्योंकि यह युद्ध 2 परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच हो रहा था।
अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपने सैनिक वापस बुलाए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया कि स्थिति को और आगे बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार जुलाई 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जमीन पर लड़ाई अभी भी जारी थी। भारतीय सेना एक एक करके पहाड़ियों को वापस ले रही थी। इसी दौरान कई और वीरता की कहानी सामने आई। कई जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाया। कई अधिकारी आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी ने पूरे देश को प्रेरित किया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि कारगिल क्षेत्र में सभी प्रमुख घुसपैठियों को हटा दिया गया है। यही वो दिन है जिसे आज भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी सैनिकों को याद किया जाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान दी। लेकिन इस युद्ध के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठे। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह घुसपैठ इतनी बड़ी कैसे हो गई। भारत में इसके बाद एक जांच समिति बनाई गई। इसे कहा गया कारगिल रिव्यू कमेटी। इस समिति ने युद्ध के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस रिपोर्ट के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था में कई सुधार किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम हुए। करगिल युद्ध के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को हटा दिया। ये घटना इतिहास में जानी जाती है 1999 पाकिस्तानी कूप, डी एटा। कई विश्लेषकों का मानना है कि करगिल युद्ध और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन करगिल युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने आधुनिक युद्ध की एक नई तस्वीर दिखाई। यह युद्ध दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय युद्धों में से एक माना जाता है। यह लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, यह लड़ाई मौसम से भी थी, यह लड़ाई ऊंचाई से भी थी और यह लड़ाई सीमित संसाधनों के साथ थी। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। कई सैनिकों को उनकी वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिए गए। इनमें शामिल थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। उनका प्रसिद्ध वाक्य "ये दिल मांगे मोर" आज भी करगिल युद्ध की याद दिलाता है। कारगिल युद्ध ने भारत की सैन्य रणनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद भारत ने अपनी सीमा पर निगरानी बढ़ाई, सैन्य उपकरणों को आधुनिक बनाया गया और पहाड़ी युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन शायद इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख ये है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए साहस, नेतृत्व और बलिदान की भी जरूरत होती है। करगिल की बर्फीली पहाड़ियों में जिन सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। और यही कारण है कि कारगिल युद्ध आज सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि साहस, कर्तव्य और बलिदान की कहानी के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय को जान सकें। क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास उन लोगों की कहानियों में होता है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ दे दिया। और कारगिल की पहाड़ियों में लिखी गई ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।